Hello and welcome to official Car Study Zone यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोहेल। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे जीके सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीजन होता क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस बेस पे पॉलिटिकल डिवीजन्स किया जाता है, किन पैरामीटर्स को कंसिडर किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स कि स्टेट में सुपरलेटिव ऑफ स्टेट्स, कौन सा स्टेट बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और स्टेट एंड देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। और उसके बाद में बात करूं जो हमारे पॉलिटिकल या जोनल काउंसिल्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। बने रहे इस वीडियो के एंड तक। पूरा स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी टर्म होगी वो इस सेशन में आपको एक्सप्लेन कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको और एंड में आपको क्या करना होगा, आपको अपना फीडबैक शेयर करना होगा कमेंट सेक्शन में। ये जो पूरे सेशंस हम बना रहे हैं, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। आप देखेंगे मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एनसीईआरटी सिलेबस। उसमें जो पॉइंट्स मेंशन रहे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। इसके बाद वी आर ऑल्सो रिकमेंडिंग द अदर बुक्स एज वेल। तो और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। बहुत सारे और टीचर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाएंगे रिलेटेड टू डिफरेंट लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। दे आर वेरी वेल नॉलेजेबल पर्सनस। तो वो यहाँ पे आपको सेशंस प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको कंटेंट भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, फर्स्ट सेशन रहेगा। मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा जो भी सेशन को देखेगा वो अपना फीडबैक एंड में ज़रूर हमें देगा। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। क्या होता है पॉलिटिकल डिवीजन्स? ओके, पॉलिटिकल डिवीजन्स का मतलब यही होता है कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को सब पार्ट्स में डिवाइड करना। सपोज ये हमारी कंट्री है, इसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर क्यों किया है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक कंट्री को सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्या प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। तो क्या हुआ है, दैट इज़ वाई वी हैव डन द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हमने क्या किया, डिफरेंट स्टेट्स को बनाया, राजस्थान बनाया, महाराष्ट्र बनाया, जेके बनाया, यूपी बनाया, इसी तरह से बिहार, झारखंड। तो अलग अलग स्टेट्स बनाए हैं। तो स्टेट्स में हमने क्या रखा है ऐसा, तो स्टेट्स में हमने चीफ मिनिस्टर्स को रखा है, सीएम्स को रखा है। तो वहाँ पे सीएम एक स्टेट को कंट्रोल कर रहा है तो पीएम पे लोड कम आ रहा है। तो यही मोटिव है पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया का। फिर अगर हम स्टेट की बात की करें तो स्टेट के अंदर क्या आता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, फिर ब्लॉक्स आते हैं, फिर पंचायत आती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, क्यों किया जाता है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन के बेस पे हुआ है एंड सेकंड रीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो मेजर लैंग्वेजेस है 122 मेजर लैंग्वेजेस है। अपार्ट फ्रॉम द मेजर लैंग्वेजेस देयर आर आल्सो 1599 अदर लैंग्वेजेस। क्या समझ में आया आप लोगों को अभी तक? पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को सब पार्ट्स में डिवाइड करना फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। उसी चीज़ को हम पॉलिटिकल डिवीजन्स बोलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में किस किस के बेस पे किया है? ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑन द बेस ऑफ मेजर लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। बोलेंगे सर इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखिए, अभी जो हमारे पास इंडिया है, क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा यही इंडिया था? नहीं, मेरा आंसर है नहीं। बहुत सारे यहाँ पे कॉलोनीज़ थी। फ्रांस की कॉलोनीज़ थी, पुर्तगाल की कॉलोनीज़ थी, और यहाँ पे यहाँ पे दो टाइप की टेरिटरीज थी। एक टाइप की टेरिटरी कौन सी थी? जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे। और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो बात करेंगे, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था। तो इन चीज़ों को इनको इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए
क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो पूरा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दो सेट ऑफ टेरिटरीज थी। वन सेट वाज अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एंड अदर देयर वाज अदर सेट दोज वायर द princely states. Okay, then we will move on to the next point. Several colonies enclaves controlled by फ्रांस के अंदर कुछ कॉलोनीज थी, पुर्तगाल के अंदर कुछ कॉलोनीज थी जो अभी इंडिया के अंदर आती हैं। तो इनको इंडिया के अंदर कैसे लाया गया है, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए पॉलिटिकली इन कॉलोनीज को इंटीग्रेट करने के लिए एक मोटो किसने लॉन्च किया है, INC। ये आपको लॉन्च करना है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो टेरिटरीज थी इंडिया की, उनको इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मोटो लॉन्च किया है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इस मोटो को लॉन्च किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोटो लॉन्च किया है, उसके अंडर कुछ टेरिटरीज को इंडिया अपने अंडर तो लेके आ गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ बचते हैं जो हमारे अंडर उस टाइम पे नहीं आए। तो कौन कौन से थे, अगर हम बात करेंगे त्रावणकोर की बात करेंगे, जोधपुर की बात करेंगे, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, तो ये आप सब अभी जानते हैं कि इंडिया का पार्ट है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। कैसे इनको इंडिया के अंडर लाया गया है, तो यही चीज़, क्या एक्शंस लिए गए हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई है इंडिया की तरफ से, ताकि इन पार्ट्स को भी अपने देश के साथ ला के रखे। ओके, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो क्या एक्शंस लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम जूनागढ़ और हैदराबाद की बात करें, जूनागढ़ और हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद और जूनागढ़ को इंडिया के साथ यूनाइट करने के लिए एक पुलिस एक्शन लिया गया है। क्या लिया गया है, पुलिस एक्शन आपको याद रखना है, पुलिस एक्शन लिया गया है। पुलिस एक्शन किसने लिया है, जो इंडिया का आर्म्ड फोर्स था, उन्होंने एक पुलिस एक्शन लिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हैदराबाद और जूनागढ़ को जब इंडिया ने आर्म्ड एक्शन के अंडर अपने अंडर लिया है, तो उस एक्शन का नाम क्या रखा है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो आपको याद रखना है। ऑपरेशन पोलो के अंडर इंडिया ने हैदराबाद और जूनागढ़ को अपने अंडर लिया है। क्या याद रखा आपने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेशन पोलो आर्मी एक्शन 1948 फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड जूनागढ़। ओके, इसके बाद में बात करूं, अब इंडिपेंडेंस जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, और भी कुछ टेरिटरीज़ थी जो फ्रांस के अंदर थी, पुर्तगाल के अंदर थी। तो कौन कौन सी टेरिटरीज़ थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं पुडुचेरी की बात करूं, किरियाकाल की बात करूं, यनम की बात करूं, माही, चंद्रनागौर की बात करूं, तो ये इंडिया की आज़ादी के बाद भी कॉलोनीज ऑफ फ्रांस थे। ये भी आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस पुडुचेरी वाज द कॉलोनी ऑफ विच। तो ऑप्शंस में दे रखा होगा फ्रांस दे रखा होगा, पुर्तगाल या ब्रिटिश दे रखा होगा। तो इसका जो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़, ये नाम भी आपको याद रखने हैं, माही, चंद्रनागौर। तो इन चीज़ों को याद करने से आपको क्या होगा, एग्जाम में आप 100% एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी फ्रांस की कॉलोनीज थी, पुडुचेरी, करियाकाल, यनम, माही, चंद्रनागौर वेर स्टिल कॉलोनीज ऑफ फ्रांस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फिर अगर मैं बात करूं, ये जो कॉलोनीज थी इनको इंडिया के अंदर कब ट्रांसफ़र किया गया है, 1954 में ये जो कॉलोनीज थी फ्रांस की, इनको इंडिया ने अपने अंडर लिया है। अब जो चंद्रनागौर है, चंद्रनागौर को वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज किया गया है, ये तो मैंने आपको अभी तक बताया जो कॉलोनीज ऑफ फ्रांस थे। अब अगर हम बात करें कॉलोनीज ऑफ पुर्तगाल में कौन कौन आता है, हम बात करेंगे दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली या गोवा की बात करेंगे। दीज वर द कॉलोनीज ऑफ पुर्तगाल। तो इनको अपने अंडर लाने के लिए इन 1961 इंडिया अमेंडेड दादरा एंड नागर हवेली एंड यूनियन टेरिटरी। आपको ये भी याद रखना है कि ईयर 1961 में ही क्या हुआ है, इंडिया ने दादरा एंड नागर हवेली को अपना एक यूटी बना दिया है। इसी साल में क्या हुआ है, 1961 में ही क्या हुआ है, लिबरेशन ऑफ गोवा, जिसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन विजय। ये कब स्टार्ट हुआ था,
17 से लेके 19 दिसंबर आपको याद रखना है। 1961 में ही क्या हुआ है, एक तो दादरा एंड नागर हवेली इंडिया की एक यूटी बनी है। इसी के साथ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, लिबरेशन ऑफ गोवा ऑन 17 टू 19 दिसंबर ऑफ 1961। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या याद रखा है, ऑपरेशन विजय। पहले हमने क्या पढ़ा है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो किसके लिए पढ़ा था हमने, हैदराबाद के लिए, ओके, और जूनागढ़। इसके बाद हम बात करें ऑपरेशन जो लिबरेशन ऑफ गोवा है, लिबरेशन ऑफ गोवा के ऑपरेशन का नाम क्या रखा है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आई वांट यू टू रिमाइंड यू, मैं आप चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो के साथ साथ में ही ये चीज़ें याद हो जाए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है लिबरेशन ऑफ गोवा कब हुआ है, 17 से लेके 19 दिसंबर, 90 ईयर था 1961। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या दे रखा था, ऑपरेशन विजय। और ये किसने किया था, इंडिया का जो आर्म फोर्स है उन्होंने किया है। और गोवा किसके अंडर था, पुर्तगाल्स के अंदर था, तो पुर्तगाल से इन्होंने एनेक्स किया है गोवा को। और फिर क्या हुआ है, गोवा को एक स्टेट बनाया। अगर हम बात करें, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये भी आप याद रख सकते हैं। हम आगे सुपरलेटिव्स पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब बात करेंगे, गोवा एक स्टेट बनी है और दमन एंड दीव एक यूटी बना है, दमन एंड दीव एक यूटी बना है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अभी तक आपने क्या याद रखा है, लिबरेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन विजय, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए, ओके। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी। एसआर को याद रखना है। अभी तक क्या आपने याद रखा है, देखिए हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल डिवीजन होता है, किस बेस पे होता है, क्यों होता है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन कौन सी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी, कौन कौन सी पुर्तगाल्स की कॉलोनीज़ थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि हैदराबाद को कैसे इंडिया ने अपने अंडर लिया है बाय ऑपरेशन पोलो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मैं वापस इसलिए रिवाइज कराऊं ताकि आपको एक सीक्वेंशियल के हिसाब से याद रहेगा। इस सेशन का मोटिव ही यही है, आपको इस सेशन के साथ साथ ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ओके। मेरा यही मोटिव है एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लिबरेशन ऑफ गोवा हमने पढ़ा है, जो 17 से 19 दिसंबर तक हुआ है, 1961 में हुआ है, फिर गोवा को एक स्टेट बनाया है। तो दैट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ वी आर स्विचिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो क्या होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, कब बनाया है ये भी आपको याद रखना है, 22 ऑफ दिसंबर 1953 आपको याद रखना है। 22 ऑफ दिसंबर 1953 गवर्नमेंट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो क्या मोटिव था इस स्टेट कमीशन और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, इसका मतलब ही था कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट को बाउंड्रीज बनानी है, अलग अलग स्टेट्स बनानी है। किस बेस पे किया है, तो यहाँ भी आपको वही चीज़ में जो मैंने सेशन के पहले बताया कि पॉलिटिकल डिविजन्स इंडिया में क्यों हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। अब आप बोलेंगे सर ये लिंग्विस्टिक लाइंस क्या होता है, देखिए पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, पंजाब स्टेट करार दिया, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, गुजरात स्टेट बन गया। इसी तरह से राजस्थान में मेवाड़ी बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं। इस हिसाब से स्टेट्स को बनाते गए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। तो यही मोटिव था किसका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, स्टेट की बाउंड्रीज बनानी है। तो इस कमेटी में कौन कौन थे, कुछ मेंबर्स का यहाँ पे मैंने आपके सामने नेम मेंशन किया है, तो इस नेम्स को भी आप याद रख सकते हैं, फाजिल अली, पानीकार, कुंजित। तो इन नाम्स को आप याद रखिए, ये इस कमेटी में थे जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है, जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है किसके लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, सम रिकमेंडेशंस वर इम्प्लीमेंटेड इन 1956 एक्ट। तो कुछ रिकमेंडेशंस जो इन लोगों ने दी है उनको कब इम्प्लीमेंट किया गया है, 1956 एक्ट के अंडर उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, किस बेस पे ये बाउंड्रीज बनाई गई है, लिंग्विस्टिक लाइंस। लिंग्विस्टिक लाइंस मतलब इसीलिए हमारे पास स्टेट्स बन गए हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके एसआरसी के अंडर डिफरेंट स्टेट्स को बनाया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्या है, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, कौन कौन इस कमेटी में थे, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी है, और फाइनली हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स बन गए हैं।
ये तो अभी तक फैक्चुअल था। अब हम बात करते हैं कुछ सुपरलेटिव्स की, कि मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन्स की बात करेंगे तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जोनल जोनल जो है यहाँ पे जोनल डिवीजन्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो सुपरलेटिव्स हैं इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन याद आपको रखना है। मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो राजस्थान है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया है, फॉलोड बाय एमपी। इसके बाद में अगर बात करूं स्मॉलेस्ट स्टेट इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, कौन सा इंडिया का स्टेट है जो सबसे छोटा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो गोवा आपको याद रखना है। ये स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, यूटीज़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर हम स्टेट की बात करेंगे, सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है एज पर सेंसस 2021। सेंसस वाला टॉपिक भी हम आगे कवर करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है सेंसस, डेमोग्राफी, फीचर्स, फंक्शंस, वो पूरा हम आगे कवर करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस सेंसस अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट था यूपी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी है, ये भी आपको याद रखना है। यूपी इज़ फॉलोड बाय मुंबई एंड देन बिहार। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, आपको याद रखना है, इट इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी यूटी लार्जेस्ट है इन ऑन द